नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण वो नायक हैं जिनके एक आह्वान पर लाखों युवा निकल आए। इंदिरा गांधी की सरकार तक गिर गई। इमरजेंसी के खिलाफ वो जमकर लड़े और 1977 में जनता पार्टी की सरकार उनके आंदोलन की ही वजह से बनी। जयप्रकाश नारायण ने कभी पद नहीं लिया। उप प्रधानमंत्री का पद लेने की जगह वो गांव में जरूरतमंदों के बीच काम करने चले गए। लेकिन वक्त बदला और सत्ता के शीर्ष पर वो तमाम लोग पहुंचे जो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में शामिल रहे। जेपी के कई अनुयायी अलग अलग दलों में हैं, कई राज्यों में आमने सामने भी हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता जेपी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और वहीं आरजेडी के लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी आंदोलन से ही उभरे हैं। कई राज्यों में जेपी के अनुयायी सत्ता में भी हैं और विपक्ष में भी। अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां जेपी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पर सियासत तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर आज मुकाबला में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सवाल हैं, यूपी में जेपी पर झगड़ा क्यों? क्या सियासत में अब भी चल रहा है जेपी का सिक्का? जेपी पर सियासत से किसको होगा फायदा? जेपी की विरासत पर कब्जे की सियासत के इस आरोप प्रत्यारोप को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं शिवपाल यादव से बात करूंगी और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सपा के प्रदीप भाटी, रामकृपाल सिंह है वरिष्ठ पत्रकार, नंद गोपाल गुर्जर हैं राजनीतिक विश्लेषज्ञ, शुभांश राय हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। उसके अलावा ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जो भाजपा के हैं और शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ के। शिवपाल जी, सबसे पहले आपसे सवाल, क्या जयप्रकाश नारायण के नाम पर इतना हंगामा सही है? मेरा सवाल ये है कि टकराव भी दिख रहा है, क्या प्रशासन के साथ बातचीत हो सकती थी, उसके बाद कोई रास्ता निकल जाता और उसके बाद शायद इतना जो हंगामा हुआ वो नहीं होता? देखिए, लखनऊ में जेपी के नाम पर समाजवादियों को माल्यार्पण करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार और पुलिस के बल पर जो दमन चक्र चला रही है, अगर वहाँ पर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण हो जाता तो ये तो देखिए जो देश के महान लोग हैं जयप्रकाश जी से लेकर के, अगर उन पर माल्यार्पण हो जाता तो उनका सम्मान हो जाता। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकारियों के बल पर ऐसे लोग पुरुष और महान लोगों के मूर्ति पर का सम्मान नहीं करना देना चाहती है तो क्या बिगड़ जाता? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग केवल माल्यार्पण ही तो कर देते। लेकिन शिवपाल जी, सवाल ये है कि जयप्रकाश नारायण पर अखिलेश यादव इतनी सियासत क्यों कर रहे हैं? आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? जबकि उन्होंने देखिए संपूर्ण क्रांति का आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अब नई क्रांति चलानी होगी। रामकृपाल जी, सवाल आपसे, क्या जयप्रकाश नारायण का सिक्का अभी भी चल सकता है? देखिए मारिया जी, आपने जो एक सवाल किया है सिक्का, तो मुझे किसी एक का एक शेर है कि पुराने दौर का सिक्का हूँ, मुझको फेंक न दे, बुरे दिनों में ये मुमकिन है मैं अभी चल जाऊँ। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है जी। जेपी को सब भूल चुके हैं। जेपी जो चाहते थे संपूर्ण क्रांति के माध्यम से
जी सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दौर ऐसा है, बुरे दौर जैसा है ना, कि हो सकता किसके है लिए बुरा दौर है? ये पूरी भारतीय राजनीति के लिए। देखिए जी। सब जगह जो भी है, आज की बात समझ लीजिए आप, अभी 6 महीने, अभी 4 महीना 8 दिन हुआ, शायद 8 या 10 दिन हुआ जब 4 जून को रिजल्ट आया था। उसके बाद से जैसा माहौल बना था बिल्कुल अलग है। अब हरियाणा के चुनाव के बाद माहौल बिल्कुल दूसरा हो रहा है। तो ये जो उथल पुथल है, इसमें हर आदमी ढूंढ रहा है कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जो ऐड ऑन हो। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी में कि ये ऐड ऑन है, तो वो जो भी अपना वर्ग है ढूंढ रहा है। मैं केवल आपको एक चीज बता दूं, जो लोग ये अभी शिवपाल जी शायद बात कर रहे थे, ईमानदारी की बात है। चूंकि मैं उस मूवमेंट से जुड़ा रहा हूं, बहुत नज़दीक से मैंने उसको देखा है। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का जो गीत था, जो उनका उद्देश्य था, देखिए उसमें यह था कि तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। और उसके बाद उनका था कि आओ कृषक किसान, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों, इनकलाब का नारा दो, गुर्जन शिक्षक बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो। उन्होंने क्लास की बात की थी, कहीं भी कास्ट की नहीं। और उनका जो मुख्य नारा यह था, जाति तोड़ो, दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, ये संपूर्ण क्रांति का था। और वहाँ से चल करके आज देखिए, और ये किसके खिलाफ हुआ था? जयप्रकाश जी समाजवादी थे, इंदिरा जी भी समाजवादी थी। इंदिरा जी तो बल्कि इतनी बड़ी समाजवादी थी कि उन्होंने इमरजेंसी में सोशलिस्ट शब्द लगवाया। तो क्या था कि एक समाजवादी दूसरे समाजवादी के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। क्या चीज़ें थी? जाति तोड़ो, सबसे प्रथम उनका था जाति तोड़ो। अब जाति तोड़ो से आज हम पहुंच गए हैं जाति गिनो तक। और वो तमाम लोग, तो आप ये मानते हैं कब्जे की राजनीति चल रही है? मेरा ये कहना है कि जो बिल्कुल जेपी नहीं चाहते थे, वो आज वो आपका प्रियम्बल है, आप उसकी मांग कर रहे हो, जाति गिनो। लेकिन जयप्रकाश को माला पहनाने के लिए ये हो रहा है कि मैं आज भी जेपी का फॉलोअर हूँ। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं, ये सिंबॉलिक है। और राजनीति में जैसा मैं कहता हूँ, परसेप्शन कई बार सच्चाई से ज़्यादा मैटर रोल प्ले करता है। तो ये परसेप्शन की राजनीति है। अब कह रहे हैं नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार उधर से हो रहा है कि जो जेपी कांग्रेस के खिलाफ पूरी लड़ाई रही, आज उसी आप कांग्रेस में, अब यह नहीं पता चल पा रहा है, वही जैसे है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की। चलिए नंदगोपाल जी, आप एक सेकंड जी, कांग्रेस समाजवाद में है या समाजवाद कांग्रेस में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मेरे मित्र सुभ्रांश जी हैं कांग्रेस के, ये बताएंगे। नंदगोपाल जी, सवाल आपसे है कि जेपी शायद इस टाइम पर अब इसलिए भी रेलेवेंट हो गए हैं क्योंकि भारत रत्न मिला है, और जब चुनाव से पहले भारत रत्न मिलता है तो उस पर काफ़ी चर्चा होती है। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अगर युवा से कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या वो अभी भी रेलेवेंट है, उनकी मेमोरीज, उनका आइडियल्स? सबसे पहले तो मारिया जी मैं कहना चाहूँगा कि जेपी उन गिने चुने नेताओं में है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और स्वतंत्रता के बाद वो प्रासंगिक रहे देश की आज़ादी के बाद भी। 1932 का जिस समय कांग्रेस के वरिष्ठ जितने भी नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो इन्होंने लीड किया, जयप्रकाश जी ने लीड किया कांग्रेस को, और 42 के भारत छोड़ो आंदोलन को भी लीड किया। उसके बाद वो जेल भी गए। जेल जाने के बाद वो जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें ये लगा, वो सामाजिक समरसता की बात सोचते थे, वो हर वर्ग के उत्थान की बात सोचते थे। उन्हें लगा तो ये सामाजिक अपग्रेडेशन और मार्क्सवाद की विचारधारा उनके अंदर थी, उसी के द्वारा उन्हें लगा। और जब 1974 में उन्हें लगा कि बिहार में और विशेषकर सेंटर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गरीब की बात नहीं सुनी जा रही है, गरीब को उसका हक नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति के नाम से बिहार में, पटना में नौजवानों को लेके, छात्रों को लेके एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उस समय के राजनीतिक कार्यकर्ता जो आज ओबीसी की आवाज़ है, बैकवर्ड की आवाज़ है, दलित की आवाज़ है, वो सब लोग उस समय उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
लेकिन जब इंदिरा जी चुनाव हार गई और कोर्ट ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो डिफीट हो चुकी हैं, उसके बाद उन्होंने 1977 में इंदिरा जी के खिलाफ इतनी बड़ी सभा, फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान के इतिहास में रहा होगा, और उस सभा में सभी लोग थे, चाहे उसमें जो लोग आज भाजपा में हैं, जो लोग समाजवादी हैं, जो लोग नीतीश जी के पार्टी में हैं, तो सब लोगों को लगता है कि सर समाज की और जो संपूर्ण क्रांति के जनक थे उनके विचारधारा पर हम चलेंगे, उनको यदि हम मान सम्मान देंगे तो शायद जनता वो वर्ग संपूर्ण वो वही मैंडेट देगी। क्योंकि आज राजनीति पीढ़ी की होगी है, आज राजनीति अदर बैकवर्ड क्लासेस की होगी है, शेड्यूल कास्ट की होगी है, तभी तो ये राजनीतिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल निश्चित राजनीतिक। चलिए ये इससे पहले मैं पॉलिटिकल गेस्ट पे जाऊं, मैं आपके पास आऊंगी शरद प्रधान जी। क्या किस विरासत की कोशिश, कब्जे करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? विरासत तो पता ही है, समाजवाद तो जेपी से जुड़ा हुआ है और मुलायम सिंह यादव भी उसी मूवमेंट के पार्ट रहे हैं, तो ये तो नेचुरल है, तो इसमें इतना क्लेम करने की क्या जरूरत है? इसमें मुझे लगता नहीं है एक्चुअली। चीजें हमारी जो हैं वो थोड़ा सा बिट ऑफ कंफ्यूजन है। इसमें जो रियलिटी है, जो जमीन पे जो हुआ, कुछ नॉन इवेंट होती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि अखिलेश यादव माल्यार्पण करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव पिछले 3-4 साल से करते, जब से वहां मूर्ति लगी है वो हर साल जाते रहे। पिछले साल भी पता नहीं क्यों इन्होंने गेट्स बंद कर दिए तो वो जंप करके चले गए। तो अब की बार इन्होंने देखा कि गेट क्यों बंद करें, उसमें टिन शीट्स लगा दी 10-10 फुट ऊंची, जिससे उसमें भी ना चढ़ पाए, और पूरा बैरिकेडिंग कर दी। बिल्कुल ऐसा पिकेटिंग करी गई पुलिस की जो मतलब कोई राइट जैसा होने वाला हो लखनऊ में। उसके जेपी एनआईसी के चारों तरफ और अखिलेश यादव के घर के चारों तरफ इतनी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट, मतलब नॉन इवेंट को इवेंट बनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ इसमें कुछ नहीं करते, इनको जाने देते, तो ये खबर बनती सिंगल कॉलम की अखबार में 2 पैरे की। और ये करके इन्होंने इतना कर दिया कि आज आपको मुकाबला तक इस पे करना पड़ रहा है, पूरे नेशनल न्यूज बन गया फॉर नो रीजन। तो ये इसमें पॉलिटिक्स स्टार्ट करी, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने मिसगाइडेड और होकर के, और जिसने भी उनको एडवाइस किया मिसगाइड और होकर के जिस तरीके से उन्होंने किया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिशियन अपने दिमाग से यूज करता, अपना दिमाग अप्लाई करता, तो इस तरीके का काम करता ही नहीं। नॉन इवेंट को इवेंट बनाने के लिए 100% जिम्मेदार हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर। चलिए आप बता दें। कोई नहीं पूछता। अखिलेश यादव, मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जेपी एनआईसी, जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने अपने एक बहुत चहेते बिल्डर को ये काम दिया था बनाने के लिए, एक बिल्डर संजय सेठ, जो कि गवर्नमेंट चेंज होते ही बीजेपी में चला गया, अब वो उनके राज्यसभा मेंबर है बीजेपी का, पहले उनके वहां था, इनके यहाँ। और ये बात आरोप ये लग रहा था कि ये बीजेपी गवर्नमेंट, जिन्होंने पिछले 8 साल में उस जेपी एनआईसी को कुछ नहीं किया, उसको वो हैंडओवर करना जा रहे थे, बेचने का प्लान बन रहा था, जो कि काफी आउटरेज हुआ उसके ऊपर। ऑपोजिशन ने, कई सब पार्टीज ने काफी हंगामा किया, तब जाके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको अगर इवेंट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये कहीं कोई पॉलिटिक्स इसमें स्टार्ट पता नहीं क्यों करी, क्योंकि बीजेपी को तो कोई लेना देना नहीं है जेपी से, बीजेपी को नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं था, तो फ्रीडम फाइटर से या ऐसे आइकन से क्या लेना देना हो। तो लेकिन फिर भी उन्होंने ये कर दिया, आई डोंट नो क्यों किया। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, क्यों किया आपने? यही सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या पॉलिटिकल कैलकुलेशन है योगी आदित्यनाथ जी की? देखिए, अभी सभी ने बोला, और उसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह से विचारधारा की तिलांजलि देने के बाद समाजवादी श्रद्धांजलि की राजनीति कर रहे हैं, वो देश पूरा देख रहा है। अभी जैसे कि और एक्सपर्ट्स ने बताया कि जेपी जी की जो राजनीति थी वो एंटी कांग्रेस थी, जातिवाद के खिलाफ थी, परिवारवाद के खिलाफ थी और इमरजेंसी के खिलाफ थी। पर क्या वो सारी पार्टियां, अगर हम अखिलेश जी को ही देख लें या कांग्रेस को ही देख लें, जैसे अभी कि नारी है कि सारी है कि कांग्रेस है कि समाजवादी है कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है। समस्या ये है कि ये केवल सिंबल की राजनीति कर रहे हैं। और जो शरद जी बोल रहे थे, शरद जी, ये मामला करप्शन का है और मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, और इस वजह से कंस्ट्रक्शन अभी पिछले 8 महीने से चालू हुआ है, उसके पहले कंस्ट्रक्शन बंद था। और जहां तक रही प्राथमिकता और व्यवहारिकता की बात,
तो जब समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, तो अगर उनकी बनाने की प्राथमिकता होती जेपीजी के इस सेंटर की, तो वो बन चुका होता, पर प्राथमिकता तो थी नहीं, केवल उस पर राजनीति करनी थी, और इसी वजह से उसमें घोटाला हुआ और इस वजह से केस हाईकोर्ट में गया, और अब पिछले 8 महीने से उसमें कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अखिलेश अगर जाना चाहते हैं तो इसमें इतने रोकने की क्या जरूरत है? इतने बड़े बड़े टिन के आपने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। अब मेरा यह सवाल है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जहां पर प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, क्या वहीं पर जेपी अविद्यमान है? नहीं, लेकिन सवाल है कि प्रशासन ने परमिशन क्यों नहीं दिया है? हम ये कह रहे हैं प्रशासन ने किसी वजह से परमिशन नहीं दिया, तो नहीं, क्यों नहीं दिया? अरे भाई, कोई रीजन रहा होगा, आपके पास है लेटर उसका, वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे कुछ दिक्कत हो सकती है, नहीं दिया, XYZ रीजन से नहीं दिया, प्रशासन का डिसीजन था। तो क्या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो एक नेशनल पार्टी शायद अब है, उसके अध्यक्ष को क्या गली के गुंडों जैसी राजनीति करनी चाहिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी में पिछली बार भी ये बैरिकेड क्रॉस करके गए थे, इस बार भी ये गुंडई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी का कैरेक्टर है, और जिसके बारे में मायावती जी कहती और नारे लगते थे। प्रदीप भाटी जी, आप इसका जवाब दे ही दें अब। तो गुंडागर्दी करते थे, लोकदल वाले कहते थे जिस गाड़ी में लगाओ समाजवादी का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो अगर गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स करके देश को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो योगी जी प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे। देखिए मारिया जी, जो सर्कुलर ऑर्डर LDA ने दिया, उसमें लिखा कि जीव जंतु से खतरा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, इस कारण से हमने सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिया। इतना हास्यास्पद आपने कभी भी कोई सर्कुलर ऑर्डर रोकने के लिए नहीं सुना होगा, ना देखा होगा। ये अलग बात है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और लखनऊ को चिड़ियाघर बना दिया है, जंगल राज उत्तर प्रदेश में है। वो भूल गए कि उनके वो जो जीव जंतुओं की बात कर रहे थे, वो अपने आस्तीन के सांपों और बिच्छुओं से जो उनकी सत्ता बची, जो हड़पने की तैयारी हो रही है, दिल्ली से लेके लखनऊ तक जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो आपस में कुश्ती चल रही है, उससे उनको बचना चाहिए था। महापुरुषों का हमेशा सम्मान पब्लिक ग्लेयर में ही होता है, उनकी वंदना होती है, उनका हम लोग जाके, अगर हमने वो JPIC बनाया था और उसमें लगभग पूरा काम तैयार था, 8 साल में जानबूझ के इन्होंने कुछ नहीं काम किया, क्योंकि लखनऊ में ये विकास करना चाहते ही नहीं है। जो भी लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ वो सारा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इनका एक भी कार्य डेवलपमेंट का आज तक इन्होंने करके नहीं दिया। दूसरी बात रही JP की, ये बात कर रहे थे, JP क्या चाहते थे? JP की जो मूल जो उनके मुद्दे, जो सिद्धांत थे, वो थे असमानता, पूंजीवाद, जो आज पूंजीवाद, जिस पूंजीवाद की भेंट ये JPIC चढ़ने वाला है, जो अपने उद्योगपति मित्रों को ये बिकने वाला है, वो उसी पूंजीवाद के तो खिलाफ लड़ रहे थे, वही असमानता के खिलाफ तो लड़ रहे थे। वो गरीब को और गरीब, शोषित वंचित गरीबों से जो अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए शिक्षा भर्ती हो, कैसे उनके अधिकार छीने गए, ये JP यही इसी की तो लड़ाई लड़ रहे थे। और वही आज समाजवाद के सबसे बड़े प्रोद्धा के रूप में, युवा नेता के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये डर इनको किस बात का है? JP की विचारधारा से डर है इन्हें। डर ये बात नहीं था कि वो माल्यार्पण वहाँ पे हो जाता। अगर शरद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर माल्यार्पण हम लोग करने गए थे तो हमें उसकी इजाज़त देनी चाहिए थी, लेकिन ये डर उस बात से जाते हैं कि कहीं जो इनका पूंजीवादी चेहरा है वो नज़र ना आ जाए, कहीं JP जी के सहारे असमानता जो है फैला रहे हैं। चाहे वो 59,000 शिक्षा भर्ती में इन्होंने हाई कोर्ट और OBC कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी जो इन्होंने जो अन्याय किया है OBC के साथ, वो कहीं उजागर ना हो जाए, उससे कहीं छुपने का ये कारण रहा, और इसी कारण से इन्होंने हमें माल्यार्पण करने नहीं दिया। सुब्रांश, सवाल ये है कि क्या ये अननेसेसरी पॉलिटिक्स है? देखिए मारिया, सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान और ब्रह्मांड को विजयदशमी और दशहरा की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि आधा सच हमेशा झूठ होता है। संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण आंदोलन, संपूर्ण क्रांति की जो बात तमाम बुद्धिजीवी बैठकर यहाँ कर रहे हैं, उसमें 2 मुख्य बिंदु था। पहला मुख्य बिंदु ये था समानता का अधिकार, और दूसरा मुख्य बिंदु था युवाओं का भारत, युवाओं का हिंदुस्तान। JP का पहला सपना या पहली कल्पना ये थी युवाओं का भारत, जिसमें 75 साल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का नहीं था। पहला इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वो नियम उनके ऊपर नहीं अप्लाई होता, बाकी सबके ऊपर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने समानता का अधिकार कहा, उस समानता के अधिकार में JP के आंदोलन की एक पृष्ठभूमि की लाइन थी
जिसमें जेपी और उनकी विचारधारा आज ये सोच सोच कर रो रहे होंगे कि हमारी देश की कुर्सी पे, सर्वोच्च कुर्सी पे बैठा व्यक्ति आज लोगों को उनके कपड़ों से पहचानता है। ये समानता का अधिकार नहीं आता। लेकिन आज वो जयप्रकाश तो मैडम, नारायण को भारत रत्न का जो तमगा मिला है वो इन्हीं के टेन्योर पे मिला है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। बिल्कुल सत्य कह रही। भारत रत्न का तमगा दे दीजिए, उसके बाद लोगों को उनके कपड़ों से पहचानिए। भारत रत्न का तमगा दे दीजिए, उसके बाद दलित बेटियों का बलात्कार करिए, हत्या करिए, डेड बॉडी जला दीजिए, उनके घर वालों को न मिले। हाथरस भी उसका उदाहरण है, फर्रुखाबाद भी उसका उदाहरण है। लेकिन सुब्रन, बात यह है कि ये जो पूरा सोशलिस्ट मूवमेंट था, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट, वो तो कांग्रेस के खिलाफ था। आज कांग्रेस और सपा साथ में बैठ गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो एंटी कांग्रेस प्रिंसिपल थे वो खत्म हो जाएंगे। मैडम 1977 में तो पूरा देश का मीडिया ही कांग्रेस के खिलाफ था। आज वो सारी मीडिया भाजपा के साथ। ये चर्चा नहीं है, चर्चा समानता के अधिकार की है। नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पे बैठे हैं और दलित का बलात्कार होता है, हत्या होता है, जला दिया जाता है। इसमें समानता है क्या? किसी ने सवाल पूछा नरेंद्र मोदी जी से कि जेपी की आत्मा आज रो रही होगी कि हंस रही होगी? समानता में आज किसी ने पूछा कि मैं काला पहनूं, सफेद पहनूं, लाल पहनूं, नीला पहनूं? वो होते कौन है मुझसे पूछने वाले? जी। ये समानता का अधिकार है। रामकृपाल जी। क्या रुकिए एक मिनट सर, रुकिए इतनी जल्दी नहीं, आप आराम से जवाब दीजिएगा। क्या किसी ने पूछा नरेंद्र मोदी जी से, या तमाम लोग जो भारत रत्न देने वाले हैं या जो भारत रत्न देने के नाम पे कह रहे हैं कि हम उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, आप एक तरफ आपने रत्न दे दिया, दूसरी तरफ उनकी जो तमाम विचारधारा थी उसको खत्म कर दिया। ये तो नहीं था जेपी का आंदोलन। नहीं, कैसे रामकृपाल जी? देखिए मारिया जी, 1971 में इंदिरा गांधी ने 3 नारा दिया था। गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राइट। और देश की समूची जनता ने थंपिंग मेजॉरिटी से इंदिरा जी का साथ दिया। वो समाजवाद की एक लहर थी इंदिरा की। लेकिन ऐसा सोचिए 71 और 74 यानी 3 साल में जेपी मूवमेंट शुरू हो जाता है। और जैसा कि मित्र कह रहे हैं कि समानता की बात करते थे, समाजवाद, इक्वलिटी की बात तो इंदिरा गांधी भी करती थी। सवाल इस बात का है कि 3 साल के भीतर ही जो महिला इतने बड़े पैमाने पर जीत करके आई थी इंदिरा गांधी, वो अचानक जनता उनके खिलाफ क्यों हो जाती है? तो जयप्रकाश जी ने जो बातें कही थी संपूर्ण क्रांति के, फिर मैं कह रहा हूँ, उसमें सबसे पहला था जाति तोड़ो। और जब आपको याद होगा जनता पार्टी जब बन रही थी तो कुछ लोगों ने विरोध किया था बीजेपी का। बीजेपी का इसलिए विरोध किया था कि बीजेपी संघ से है। तब जयप्रकाश जी ने खड़े होकर मंच पर कहा था कि अगर संघ राष्ट्रद्रोही है तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं। लेकिन आज की तारीख में जो समाजवाद का नारा लेने वाले लोग हैं वो सबसे पहले संघ को गाली दे रहे हैं और जाति की गिनती कर रहे हैं। तो जो मूल बातें जयप्रकाश जी की थी ठीक उसके उल्टे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जयप्रकाश जी के आंदोलन के वो लोग हैं। तो आप प्रदीप भाटी जवाब देंगे? हाँ जी, देखिए बात जाति असमानता की बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि जाति इस देश की सच्चाई है। क्या ये हमने देखा नहीं? जाति के भेदभाव से चाहे पेशाब करने के इंसिडेंट हो, घिनौने इंसिडेंट आपने देखे हो, किस तरह से घोड़ी चढ़ने से लेके मूछें रखने तक किस तरह के इंसिडेंट हो, और आप इस तरह के एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जाति यहाँ पे देश में कुछ है ही नहीं, कोई असमानता है ही नहीं देश के अंदर, चाहे वो आर्थिक असमानता हो या सामाजिक असमानता है, वो सच्चाई है इस देश की और आप उसको झुटला नहीं सकते। और आप ये बात करके किसी का अधिकार अगर मिलेगा तो जाति जनगणना करा के उसका अधिकार हमें पता तो चलेगा, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, वो कहां किस पायदान पे वो खड़ा है। और जब तक आपको उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चलेगी, आप उसके लिए क्या पॉलिसीज बना पाएंगे, क्या नई मैं एक छोटा सा नई पॉलिसीज। अभी दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की। दिनेश जी शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाकर माला पहनाना चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर, तो इसमें आपकी पुलिस ने उनको जाने क्यों नहीं दिया? इतना बवाल क्यों खड़ा कर दिया? देखिए, इसका अगर मैं उलटकर जवाब दूं कि अगर कोई स्थान है जहां पर अभी जांच का कार्य पूरा नहीं हुआ है और वो बंद पड़ा है और उसका लोकार्पण नहीं हुआ है, आप वहां ही क्यों जाएंगे? उसके अलावा आपके कई स्थान हैं, बगल में ही जयप्रकाश जी की पार्क भी बनाई गई है और बड़ी सुंदर खूबसूरत एलडीए ने पार्क बनाई है और कई और स्थानों पर लखनऊ के जयप्रकाश जी की मूर्तियां हैं।
आप उस जगह पे क्या जांच को प्रभावित करने के लिए जाना चाहते हैं क्या? क्या आप ये चाहते हैं कि उसको स्टंट बनाकर जो उसमें किसी प्रकार की विसंगति की चर्चा ना हो, इसलिए उसको आप डाइवर्ट करना चाहते हैं क्या? क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि जिसका लोकार्पण ना हुआ हो उस मूर्ति का कोई जाकर माल्यार्पण करेगा? हाँ, अगर जो माल्यार्पण करेगा क्या संवैधानिक रूप में, विधिक रूप में जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री करेंगे या मंत्री करेगा या विभाग का कोई अधिकारी करेगा, तो उस परिधि में भी वो लोग नहीं आते हैं जिनको माल्यार्पण करने की बात आ रही थी कि उस दिन ही वो लोकार्पित करते। मैं समझता हूं कि हरियाणा के चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की पोल खुल चुकी है और वो जो सबको बांटने की बातें करते थे, अब उनको जनता ने डांटने की स्थिति में पैदा कर दिया है। और सबसे बड़ा भय इंडी गठबंधन को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को देखते हुए लगा और उनको लगा कि कुछ ऐसी बात करो जिससे सेंटिमेंट हो जाए। अगर जयप्रकाश जी के प्रति आस्था होती, मैं उस प्रश्न को फिर से कर रहा हूं, तो जो जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था समग्र क्रांति, वो किसके विरुद्ध था? कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ था। कांग्रेस के जो विध्वंस करने वाली जो उनकी सरकार की पॉलिसीज थी उसके विरुद्ध था, कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध था। और आप जो समाजवादी जो घटक वहां से निकला था वो कांग्रेस के खिलाफ निकला था जयप्रकाश जी के आंदोलन में, और उस समय जनसंघ भी शामिल हुआ था। आज कांग्रेस से लड़ कौन रहा है? केवल बीजेपी लड़ रही। आप जयप्रकाश जी की जो नीति थी कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध, उससे अलग हटके, यानी जयप्रकाश जी की नीति से आप अलग हटके कांग्रेस की नीति की तरफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी श्रद्धा जयप्रकाश जी के प्रति या जयप्रकाश जी की नीतियों के प्रति नहीं है, आपकी श्रद्धा केवल वोट बैंक की तरफ है। और आप दोनों तरफ रहना चाहते हैं। एक तरफ जयप्रकाश जी की नीतियों का विरोध करने वालों का भी साथ देना चाहते हैं और एक तरफ आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम जयप्रकाश जी को मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो बगल में ही पार्क थी, आप चले जाते। अगर आप मानते हैं तो आपके घर में इतनी बड़ी अच्छी मूर्ति लगी थी, आप कहीं पर भी करा सकते थे। लेकिन आपको क्योंकि उस इशू को आपको डाइवर्ट करना था और जांच को प्रभावित करना था, इसलिए इस प्रकार का जो कृत्य है, मैं समझता हूं किसी भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक दल के लिए विधिक नहीं है। और कहीं बार किसी चीज को पॉलिटिकल स्टंट बनाने से विपक्ष को, मैं समझता हूं ये कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी इससे बचना चाहिए। लेकिन उनको दिनेश हरियाणा शर्मा जी, की हार गले के नीचे नहीं उतर रही है। लेकिन दिनेश शर्मा जी, सवाल यह है कि अखिलेश यादव का वहां जाकर के गार्लैंड पहनाना कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो हो नहीं सकता था। इतना उनको एग्रेसिवली रोकना क्या उचित था? क्या विपक्ष को आप आंदोलन भी नहीं करने देंगे? जो उनका बेसिक पॉलिटिकल राइट होता है वो भी फुलफिल नहीं करने देंगे? नहीं, मैं तो देखिए लखनऊ का हूं और मैं अटल वंशी हूं और मैं भाजपा की उन नीतियों को जानता हूं जिसमें सबको साथ में लेकर चलने की क्षमता है। और प्रधानमंत्री की नीति स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, सबका विश्वास। तो उसके नीति पर ये उत्तर प्रदेश सरकार भी चल रही है। अगर कोई उलटफेर की संभावनाएं देखते हुए हिंसा पैदा करना चाहता है, अस्थिरता पैदा करना चाहता है, रेल जिहाद पैदा करके वो सिलेंडर रेल लाइनों पर रख के कोई बड़ी घटना करना चाहता है, तो ऐसे तत्वों को भी और ऐसी विचारधारा के लोगों को भी मैं समझता हूं कि मोदी राज में कोई स्थान नहीं मिलेगा, ना कोई सफलता। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि क्या पूरी ऑपोजिशन को एक एंटी नेशनल कहना सही है? अगर उनकी पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि उस तरह का वो आंदोलन करेंगे या फिर मूर्ति पर माला पहनाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? अभी जो पहले भी मैंने ये चर्चा कर रहा था कि अभी लड़ाई उसकी नहीं है कि कौन जेपी के सिद्धांतों को ज़्यादा मानता है या किन की जयप्रकाश जी में ज़्यादा आस्था है। अभी आस्था है जयप्रकाश जी के द्वारा जो एक पीढ़ी या जो एक पौध लगाई गई थी, आज वो वृक्ष बन चुकी है। आज चाहे जेपी जी के जितने भी अनुयायी रहे, लालू जी हों, नीतीश जी हों, कर्पूरी ठाकुर साहब थे, मुलायम सिंह जी हों, उनके द्वारा एक जो वृक्षारोपण किया था, आज वो पेड़ का रूप ले लिया है। और आज वो लोग, उस समय उनके सामने पेट की या भूख की जरूरत थी, लेकिन आज जैसा अभी कुछ देर पहले श्री
रामकृपाल जी कह रहे थे कि आज उन लोगों को पेट से ज़्यादा नाक की चिंता है, तो उन लोगों को अपने स्वाभिमान के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने प्रतिनिधित्व ये नाक की राजनीति हो रही है। जी, कांग्रेस कैसे देखती है? आप कहां पर हैं इस पूरी राजनीति में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की। दिनेश शर्मा जी जिसके लिए कुर्सी खाली करके आज अपना प्रवचन दे रहे थे, वो तमाम लोग कांग्रेस की विचारधारा से ही थे। नरेंद्र मोदी जी अगर मुंडी पीछे घुमा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 65% से ज़्यादा कांग्रेस मुक्त है, कांग्रेस युक्त है। तो इनका, और रही इन्होंने जो बात करी आधा अधूरा, दिनेश शर्मा जी आपका शो अभी देख रहे होंगे मान्यवर, पहली बार संविधान, धर्म, शंकराचार्य के इतिहास में आधा अधूरा बना हुआ मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए उद्घाटन कर दिया, जिसका प्रभाव मानवता, हिंदू धर्म, हिंदू जाति और हमारा समाज संस्कार देख रहा है। एक बात तो ये सब बातें आप लोग मत कहिए तो बेहतर है। सवाल सिर्फ दो है, जैसे अभी आपने सिलेंडर जिहाद कहा, ये सिलेंडर जिहाद जो है ये जेपी की विचारधारा नहीं थी। जेपी की विचारधारा का पहला सिद्धांत था कि वो कुछ चंद लोग जो शोषक होकर अपने आप को शोषित दिखाते थे, उनसे आजादी। नरेंद्र मोदी जी कहते तो हैं कि मैं सबके साथ हूं, लेकिन पिछले 10 सालों में कम से कम 50 चुनावी रैलियों में अपनी वो जाति बता चुके हैं देश को। कभी किसी का बेटा बनते हैं, कभी किसी की जाति का बनते हैं। तो सवाल ये है, लेकिन हाँ ये है कि ये भाई आपने चुनाव जीता नहीं है, आपने चुनाव जो है वो लोकतंत्र को ठेंगा दिखाकर अपनी मशीनरी और दुर्व्यवस्था को बनाकर किसी तरह से अपने चेहरे पे सजाया है, और इसी का परिणाम जो था आज से 37 साल पहले वो आंदोलन था, और आज आपको देखने को इलेक्शन प्रोसेस को अगर बार बार सियासी दल के लोग, जो आप लोग स्पोक्स पर्सन से सवाल उठाएंगे, तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वो लोग को, उन लोगों को यकीन है और मुझे भी यकीन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। अगर रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं है तो इस तरह का कलर देना सही नहीं है। मेरा ये कहना है, रुक जाइए, इस पर पॉलिटिक्स ना करें, इस पर पॉलिटिक्स ना करें। सेकंड की बात है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसलिए माल्यार्पण नहीं करने दिया कि मच्छर काट लेगा वहां पे, और तब आपने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछा और आप फेयर इलेक्शन की बात कर रही हैं। चलिए इस पर मिश्रा जी आप जवाब दीजिए। महाराज जी, आपने कहा कि वहां क्यों नहीं जाने दिया गया। आज दिल्ली के अंदर हम बैठे हैं, दिल्ली में अगर कोई राजपथ पे जाके आंदोलन करना चाहेगा तो लागू होगा? नहीं, वो राजपथ तो नहीं है ना। पहले सुनिए मेरी बात महाराज जी प्लीज। आपने सवाल उठाया ना, धारा 144 का मतलब है जहां पर प्रशासन ने मना किया हो, वहां पर अगर कोई भी अगर नेशनल लीडर जाकर के इस तरह की गुंडागर्दी करता है तो उनके कैरेक्टर को दिखाता है। और कांग्रेस का कैरेक्टर बताता हूं, 75 साल की उम्र के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी 84 साल के बैसाखियों पे चल रही है इस वक्त, और उनका 54 साल का जो नेता है वो युवराज होता है। कैसी कांग्रेस है और किस तरह की बात करती है वो कांग्रेस जो सड़क के ऊपर गाय काटने नहीं। लेकिन एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मिश्रा जी कि हम अपने घर के बुजुर्गों को मार्गदर्शक मंडल में नहीं डालते। हम साफ साफ बात करते हैं कि जो हमारा है वो हमारा है, और जो हमारा, सुनिए एक मिनट रुकिए, विचारधारा वाले एक मिनट रुकिए। जिसके लिए और जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, आधा अधूरा आपने मंदिर का उद्घाटन किया, एक समानता है, आपसे कोई जुड़ा नहीं है राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज दोनों। आपने बोल दिया, अब उनकी भी बात सुनिए जी, बोलिए। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर के केरला की सड़कों पे गाय काटती है, बहुसंख्यकवाद का विरोध करती है, राम के विरोध करती है, राम सेतु के खिलाफ एफिडेविट देती है। ध्यान से सुनिए जवाब, एक मिनट सुन लिया, सवाल हो गया, सवाल उठाती है तो आपको देशभक्त बिल्कुल बिल्कुल। कौशल कांत मिश्रा कोई आई नहीं। एक मिनट, अब ध्यान से सवाल का जवाब सुनिए। कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री को बनाने के लिए आपने जिस तरीके से पटेल जी को हटाया, जिस तरीके से जिन्ना को प्रधानमंत्री ना बनाया जा सके, एक मिनट भाई सुनिए, एक मिनट सवाल हो गया, आप सुनिए ना, जवाब सुनिए भाई। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में चर्चा कर रहे हैं आज, एक मिनट रुकिए। उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है, समाजवादी पार्टी की आज उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको केरला नहीं जाने की जरूरत है। जब जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अंबेडकर पार्क पे ताला लगाया गया था, तो क्या अंबेडकर का विरोध था? क्या अंबेडकरवाद का विरोध था? अगर वो विरोध नहीं था तो आज जहां पर
कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहां का मामला हाई कोर्ट में है, वो फिर समाजवाद का विरोध कैसे हो सकता है, चलिए। जेपी विरोध कैसे हो एक सकता सेकंड, है? ये एक्सपोज करता है समाजवादी पार्टी को। वो जो पीडीए की बात करती है ना, दोनों जवाब तो दीजिए, परिवार रुक जाइए। डेवलपमेंट अलायंस चलाती है, परिवार डेवलपमेंट अलायंस, भैया भाभी और उनके 3 देवर की सरकार चलाने वाली ठीक। परिवार डेवलपमेंट अलायंस। और दूसरा चीज मैं और जवाब है, दे दूं, जिस माननीय- तरीके हाँ, से एक मिनट। पीड़ित दलित दो-तीन। अबला के साथ राजनीति देखिए। करने वाली समाजवादी पार्टी जिस तरीके ठीक से है, उन्होंने घुस आपने करके बोल दिया। दलितों के ऊपर हाँ, आक्रमण किया था। प्रदीप भाटी जी, दो प्रदीप तीन भाटी पॉइंट जी, इन्होंने हाँ। जो रेस किए, ये गुंडागर्दी उसकी बात करें, जिस मुख्यमंत्री के ऊपर 1 दर्जन मुकदमे हो, जिस उप मुख्यमंत्री की इतनी है हिम्मत ना हो कि वो अपने प्रशासन में, अपने कार्यकाल में वो ट्रायल फेस कर सके, वो गुंडागर्दी उसको उसके लिए कह रहा है। वो क्लीन इमेज जिस पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं है, उसको एक गुंडा बता रहे हैं। तो इनकी मानसिकता आपको साफ नजर आती है किस तरह की मानसिकता। और दूसरी बात, ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, इनके जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं उनके चाचा क्या थे? अगर वो मठ में ही नहीं उसके अध्यक्ष होते, मठाधीश नहीं बनते, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाते? और दूसरी बात, इनका अंदर का परिवारवाद देख लीजिए, और परिवारवाद से बड़ा है मित्रवाद। जिस मित्रवाद में देश को लूटा बेचा जा रहा है और जिस तरह से जेपीआईसी को बेचा जा रहा है, वो मित्रवाद इस देश के लिए सबसे बड़ा घातक और सबसे बड़ा आज की डेट में सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से देश की संपत्ति और गरीब को गरीब किया जा रहा है। देखिए, जेपी की पॉलिटिक्स की आप बात मत करिए। आपने बरसाती मेंढक की तरह 2 साल समाज उसी समाजवाद के लिए, उसी समाजवाद में आपने अपने आप को मर्ज किया था। उसी जनसंघ पार्टी आके उसी समाजवाद में आके नहीं, लेकिन समाजवाद में विलय प्रदीप हुआ भाटी था। आपने बोल दिया, उनकी भी बात सुन ली। अब सुब्रहंश। कौशल कांत मिश्रा जी, आज विजयदशमी है। हाँ, है, इसीलिए अरे सुनिए ना भाई, अरे आप सुनिए 1 मिनट, अब सुन लिए, बहुत बोले, अरे बहुत बोले, सुनिए 1 मिनट, सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, अरे सुनिए ना महाराज, सुनिए 1 मिनट, सुनिए, बहुत बढ़िया बोले। रामायण में एक कालनेमी था तो राक्षस, लेकिन जब धोखा देना होता था ना, साधु बन जाता था। गाय मांस बेचने वाली कंपनियों से चुनावी चंदा लिया नरेंद्र मोदी ने, गाय मांस बेचने वाली कंपनियों से चुनावी चंदा लिया भाजपा ने, और उसके प्रवक्ता को शर्म नहीं आती स्टूडियो पे बैठ के झूठ बोलने में? आपका ही आत्मा नहीं झकझोर रही है आपको? आप कितने बड़े हिंदू हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपकी पार्टी का आपके पार्टी मुख्यालय का एक ईंट जो है वो गाय मांस के खून से का आदान प्रदान करने वालों के पैसों से बना हुआ है। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप बात कर रहे हैं, आपकी पूरी विचारधारा, आपका पूरा सोच जो है वो कालनेमी की तरह है। पैसा लेते हैं गाय मांस बेचने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि चर्चा जेपी के लेगेसी पर हो रही है, इसलिए आप लोग सब शांत हो जाएं। एक छोटा सा ब्रेक और मुकाबला जारी रहेगा। मुकाबला में आपका स्वागत है। सवाल यह है कि जेपी की सियासत से किसको हो रहा है फायदा, और इस विरासत को कौन कब्जे करने की कोशिश कर रहा है? शरद प्रधान, सवाल यह है कि जो जेपी की लेगेसी है और उनके जो लेगेटी हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत क्लियर हैं, तो इसका कोई डिफरेंस तो नहीं हो सकता, कोई सवाल भी नहीं हो सकता कि उनकी जो लेगेसी है उन पर कौन सियासत कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो सोशलिस्ट मूवमेंट के जो नेता निकले हैं वही उनके टॉर्च बेयरर्स हैं। बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा, ये लड़ाई लेगेसी की, जेपी की लेगेसी की कम है, ईगो की ज्यादा है। और ईगो आती है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की, वरना कोई रीजन नहीं था कि नॉन इवेंट इतनी बड़ी इवेंट बन जाती कि जगह जगह इसी पे शोज हो रहे हैं। मैं एक चीज पॉइंट आउट, जो जितनी तरह की बातें हुई हैं, तरह की बातें लोगों ने करी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो स्पोक्समैन है उनमें इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है। उनको लग रहा है कि अखिलेश यादव वहां गुंडागर्दी करने जा रहे थे। मैं अखिलेश का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, सबको मालूम है, लेकिन ये अगर उनको गुंडागर्दी दिखती है कि कोई माल्यार्पण करता है, तो ये दिखता है कि इनके दिल में कितनी रिस्पेक्ट है जेपी जैसे व्यक्ति के लिए। मेरी नजर में तो अगर चीफ मिनिस्टर भी जाके माल्यार्पण कर देते और उसके बाद औरों को भी जाने देते तो किसी का नुकसान नहीं होता और किसी का भला नहीं होता। दूसरी चीज, इनको वो गुंडा दिखता है, और बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी का एमपी है, वो हमारे देश की मेडल विनिंग रेसलर्स के साथ मोलेस्टेशन करता है, जिसकी तो चार्जशीट भी है दिल्ली पुलिस की। वो इनको गुंडागर्दी नहीं दिखती है।
बड़े अफसोस की बात है, जो सरकार ये कहती है कि महिलाओं का बड़ा सम्मान करती है, उनको कभी भी जब गैंग रेप्स होते हैं उनको बुरा नहीं लगता। उनके पार्टी के एमएलए करते हैं गैंग रेप तो बुरा नहीं लगता है। पार्टी का एमपी खुलेआम मोलेस्टेशन कर रहा है उन लोगों के साथ जिनको सम्मान देना चाहिए, जयप्रकाश नारायण की दुनिया ने विरासत सम्मान की दिया। चर्चा कर रहे हैं हम। दूसरी हम आ रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, जब वो गुंडागर्दी की बात करें तो हम आपको बता रहे हैं, उनको इस चीज का भी इल्म नहीं है, इस चीज की जानकारी नहीं है कि जेपी एनआईसी अधूरा नहीं है, 90% कंप्लीट है। वो ये जब सरकार इनकी गिर गई उसके बाद ये दायित्व बनता था, कोई भी सरकार आई, ये कोई किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी, अखिलेश यादव की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, इसको कंप्लीट कराते, बजाय उसके उन्होंने जांच, और अगर जांच कर रहे थे, अगर करप्शन हुआ था तो पकड़ना चाहिए। अरे उस बिल्डर को तो इन्होंने अपने आप राज्यसभा का एमपी बना दिया है और 8 साल में वो इंक्वायरी 0 पे पड़ी है, आज तक एक स्टेप नहीं मूव करी है आगे। तो ये किसका जिम्मेदारी? ये जेपी के नाम पे इनको तकलीफ होती है। कौशलकांत मिश्रा जी इसका जवाब दीजिए। इनके पास कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं है जी, इनकी पार्टी में कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है कि कोई फ्रीडम फाइटर, कोई आइकन नेशनल हीरो है, वो कोई शरद जी, मैं तो बहुत शर्म आनी इग्नोरेंट चाहिए। हूँ। शरद जी, मैं तो बहुत इग्नोरेंट हूँ, मान लिया। नहीं लग रहा है मेरे हिसाब आपको गुंडे, मैं बहुत इग्नोरेंट हूँ और बहुत कम समझता हूँ आपकी राजनीति, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि गुंडे की डेफिनेशन क्या होती है। गुंडे की डेफिनेशन ये होती है जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करे वो गुंडा है। अच्छा, यही मुझे पढ़ाया गया है, आप लोगों ने पढ़ाया है। मत बोलिए शरद जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं, हमारा आपका कोई लफड़ा नहीं है। क्यों, मतलब आप मुझे ये बताइए ना, आपने कहा ये बता दीजिए वो गुंडा नहीं है, जो महिला के साथ छेड़खानी करते हैं, जो कानून व्यवस्था को गुंडा ना नहीं माने, है। जब प्रशासन ने वहां पर जाने की परमिशन नहीं दी। शरद जी मुझे ये बता दीजिए, शरद जी मुझे ये बता दीजिए, जब अंबेडकर पार्क के लिए उद्घाटन के लिए लोग जा रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने बंद कर दिया था, तो क्या वो अंबेडकर के अरे खिलाफ वन रॉन्ग, अरे प्लीज कितने समय के लिए बंद किया था? शरद जी ये मुझे ये बताइए, नहीं, कौन सा एग्जाम्पल कहाँ कोट कर रहे हो आप? अरे भैया, समाजवादियों के लिए मैं मिश्रा जी नहीं आप कहता हूं। काफी इग्नोरेंट है। अरे सुन आपको लीजिए ये नहीं शरद पता है कि जी, 2 wrongs do शरद not जी, make a आप right, बहुत एक अंग्रेजी की कहावत है। शरद जी, आप 2 बहुत वरिष्ठ गलतियां, हैं, मेरी बात 2 पूरी होने गलतियां, दीजिए। मैंने आपकी किसी बात को सुनी। माल्यार्पण से बहुत नहीं सारे रोका बहुत गया सारे हमारी सरकार के आप अंदर। बोल रहे हैं। कौशल, आप वरिष्ठ एक पत्रकार चीज हैं, बताइए, कोई तुम्हें एक करने की इंसिडेंट जरूरत बता नहीं है। दीजिए। बाटी जी सुनिए, तो आपके लिए मैं नहीं कहता, यहाँ पर एक अदम गोंडवी साहब थे, उनकी एक कविता है, काजू भरे हैं प्लेट में विस्की गिलास में, सारा समाज आपको एक सेकंड गलत कोट कर रहे हो। उस टाइम पे वो समाजवादी पार्टी भी नहीं थी, आपको ज्ञान ही नहीं है। ये कविता उन्होंने 1989 में लिखी थी। कवि लोग कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कविता के बारे में। और आपके लिए क्या लिखा है, आपके लिए क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। जितने हरामखोर थे गुरबो जवाहर में प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। ये भी गोंदवी साहब ने चलिए अब शांत हो जाइए, गोंदवी साहब ने क्या लिखा है मैं बता देता हूँ दोबारा आपके लिए। और जिनका रिकॉर्ड था दीवार फांदने में, वो आगे वो चौधरी बन के बैठे हैं अगली कतार में। तो ये आपके लिए लिखा हुआ है गोंदवी साहब ने, वो पढ़ लीजिए। और जब तक समाजवादी पार्टी नहीं थी, जब समाजवादी के बड़े बड़े प्रोद्धा थे, जब ये लिखा गया आपको, और आपके नेता भी थे उस समय पे, भारतीय जनता जनसंघ वो भी था। तो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए जो आप रेलिवेंस जो संदर्भ में आप भी अपना फाइनल समाजवादी पार्टी ने 30 सेकंड समाजवादी, लेकिन आप अपने पहले समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक के अलायंस को बोलिए थोड़ा शांत हो जाइए। समाजवादी पार्टी एक सेकंड बस एक समाज जो आपने उदाहरण दिया, जो रचना आपने अदम गोंडवी साहब की आपने उसका जो उदाहरण दिया, उस समय पे समाजवादी विचारधारा थी, समाजवादी पार्टी नहीं थी। सुन लीजिए ना कौशल, गलत कोट कर रहे हैं आप अपने आप को। चलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जी जी बोलिए। आपने गोंडवी साहब को 1 सेकंड 10 सेकंड के बाद रामकृपाल जी पूरे डिबेट को रैप अप करेंगे। जी, समाजवादी विचारधारा से जोड़ा। समाजवादी विचारधारा उस समय पे समाजवादी पार्टी तो बनी नहीं थी, समाजवादी पार्टी नहीं थी, समाजवादी विचारधारा थी जिसमें जेपी कपूरी ठाकुर जैसे, हमारे जनेश्वर मिश्र जैसे नेता, श्रद्धेय मुलायम सिंह जैसे नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता थे। आप उनके लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और जनसंघ खुद उसमें विलय हुआ था। और उन्होंने आपके लिए क्या लिखा है वो मैंने अभी आपको सुनाया। पत्रकार ने क्या कहा, एनडीटीवी के पत्रकार ने, सुन लीजिए ना, मुझे पूरा करने दीजिए। क्यों इतना बेबस हो रहे हैं?
क्यों एक्सपोज होने से डर रहे हैं? अरे ठीक है, मैं थोड़ी expose कह रहा हूं, करिए, कभी आप कह रहा है, सुनिए, एक कभी सेकंड। तो वही कहेगा ना। अरे भाई, आप समय का भाव, सुनने की कहीं हिम्मत की रखिए कहीं ना। का रोड़ा भानुमति ने सुनने की पिटारा हिम्मत जोड़ा, रखिए ना। आपको पता ही नहीं है। सुनने अच्छा ये की बता दिए हिम्मत अदम रखिए गोडवी ना। जी मैं का तो असल नाम क्या था? ignorant चलिए हूं, मैं तो बताइए। normal नहीं, चलिए। जनता आप आगे बात कर रहे हैं अदम गोडवी जी। जयप्रकाश नारायण की बात कर की लें। बात कहीं का जोड़ जयप्रकाश नारायण की बात कर लेते का चलिए। नाम बताइए सही। ज्यादा वक्त नहीं है। सुब्रांश 30 सेकेंड। 10 सेकंड। हाँ 10 सेकेंड बस। मिश्रा जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। वैसे तो आज ऐतिहासिक दिन है, मैं नहीं लगता कि आज गुंडा उंडा कहने का दिन है। हाँ तो मैंने एक जिक्र किया था इनको, रामायण में एक काल नेमी था। अगर आज आपके ऊपर सारे केस खत्म हो जाते हैं वर्तमान में, तो भी इतिहास आपको आपके अतीत से याद आता है। और गुंडा वो है जो तड़ीपार था। गुंडा वो है जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज से। अगर आज आप साधु संत और भारत रत्न भी हो जाएंगे तो गुंडा भी वो है इतिहास जो के बेल पे चल रहे हैं। इतिहास पूरी के पार्टी पन्नों के में लेकर अगर हम सोनिया गांधी कैलेंडर बेल के पे चल डेट रही को है, निकाले राहुल गांधी बेल पे तो चल लिखा रहे हैं, रहता है कि मोदी वाई बेल दिस पे चल मैन रहे हैं, इज पूरी नॉट पार्टी इन बेल पे जेल। चल रही है। आर यू पूरी गेटिंग माय पार्टी बेल पे पॉइंट? चल रही है, Okay. आप उनके साथ Okay, you have made your समाजवादी point. बन रहे All of you have हैं, made your समाजवादी point. पार्टी की सरकार महाराज जी साइलेंस। बोल सर रहे आपने हैं। बोल दिया, सबने बोल दिया। रामकृपाल जी। देखिए, जेपी जब मूवमेंट शुरू हुआ था तो उनकी एक पंक्ति इसमें थी कि यह सब अपना चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। यानी समाज में जो इस तरह की चीज़ें थी, हम अब नहीं आगे चलने देंगे, ये कसम हम खा रहे हैं। लेकिन आज की बहस को देख करके मुझे लग रहा है कि मैं तो खैर इसमें विश्वास नहीं करता कि आदमी, बट जेपी के प्रति मतलब जिस तरह के शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं किसी के लिए भी, मैं समझता हूँ कि जेपी किसी एक पार्टी के नहीं थे, किसी पे, जैसे मैंने कहा कि समाजवादी इंदिरा गांधी भी थी, जयप्रकाश जी भी थे। जेपी ने अपने समय की जो कुछ मूल बातें कही थी, वो ये चाहते थे कि समाज में समानता आए। इंदिरा गांधी भी चाहती थी गरीबी दूर हो। लेकिन जेपी का जो एक बेसिक बात थी, जेपी कहते थे कि जातियों को तोड़ो, जनेऊ को तोड़ो। यानी कुल मिलाकर के वो एक ऐसा समाज चाहते थे जिस समाज में वर्गीय समानता हो, जातियों की जगह एक वर्ग आए। जैसा मैंने आपसे कहा, उन्होंने कहा आओ कृषक, श्रमिक, नागरिकों, इनकलाब का नारा दो, गुर्जन, शिक्षक। आरएसएस की नहीं बता। अरे सुन लीजिए भैया, गुर्जन, शिक्षक, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो। और उसी जेपी ने कहा था कि अगर आरएसएस राष्ट्रद्रोही है तो मैं राष्ट्रद्रोही। आरएसएस आज तक ओबीसी और एसटी अपना संघ संचालक नहीं बना जी पाई। आप भी बोलना चाह रहे थे। 30 सेकेंड। लीगेसी की बात चल रही है जयप्रकाश नारायण जी की, जो कांग्रेसी होते हुए भी कांग्रेस की सरकार को यदि गिराने में कोई योगदान रहा है तो जयप्रकाश नारायण जी का रहा है। उनकी छत्र छाया में, उनकी लीडरशिप में जो लीडरशिप पनपी, उसने आगे अपने जो वर्ग के लोग, समाज के लोग, समानता की जो बात करते थे, उनको आगे बढ़ाया। और उसकी एक वजह आप आज देखिए हिंदी बेल्ट में, जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी है जो जनसंघ के निर्देशन में ये कहा जाता है कि उनकी नीतियाँ बनती हैं और सब आगे बनाई जाती हैं, आज हिंदी बेल्ट में हरियाणा में उनके मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, और मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मतलब ओबीसी और दलित समाज को जी उस पार्टी में, जिस पार्टी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, आज उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हाँ। वो लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी की। हाँ, एक जानकारी मैं दे दूं, जेपी कितने आदर्शवादी थे, वो किस तरह के इंसान थे। जिस दिन जनता पार्टी की शपथ ग्रहण हो रहा था, मोरारजी शपथ ले रहे थे, जेपी अपने घर में बैठे हुए थे, मधुलिमय जी गए और जेपी से बोले कि चलिए आपका इंतजार हो रहा है। जेपी ने कहा मेरा वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और जेपी उठे और एक गाड़ी पकड़ करके गए इंदिरा जी के घर, और इंदिरा जी आई बाहर, उनको रिसीव किया और उन्होंने कहा इंदु कैसी हो, तुम हार मत मानना। ये थे जेपी। चलिए इसी नोट फिर पर, सोचिए, इसी बड़ी सोच पर इस मुकाबले को ख़त्म करते हैं हम यहाँ पर। शरद प्रधान जी, डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुब्रांश राय, नंद गोपाल गुर्जर जी, रामकृपाल सिंह, प्रदीप भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मुकाबला में बात यहीं तक, अगले हफ्ते फिर से आएंगे और एक नए इशू पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।